हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग कोर्स के बारे में। इस बुक के सेकंड पार्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है पिछले चैप्टर 13 के साथ, और चैप्टर 14 की अब हम लोग बात कर रहे हैं। क्लाइमेट को लेकर हम यहाँ पर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में यानी कि चैप्टर 14 के ही पार्ट 1 में हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में थोड़ा सा हमने जाना। दैट इज ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है, ऐसे करके हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी थी इंसोलेशन के बारे में, है ना, कि सन से जो रेडिएशंस आते हैं वो किस तरीके से पूरा हीटअप वगैरह करते हैं। वो सब चीज़ें हमने पिछले पार्ट में देखी थी। और हमने जो लास्ट पॉइंट या जहाँ पर हमने लेक्चर को फिनिश किया था या फिर छोड़ा था, वो था कि जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के, जैसे कि टेम्परेचर है, हमारा प्रेसिपिटेशन है, प्रेशर है, विंड है, इनके ऊपर कुछ फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है या इफेक्ट होता है, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटलिटी है, या फिर जो आपका स्टीप है, स्लोप है। इन सब चीज़ों की बात हमने करी थी कि ये फैक्टर्स इनको इफेक्ट डालते हैं। तो आज हम लोग जो है अपना पहला एलिमेंट लेंगे, दैट इज़ द टेम्परेचर, और उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और उसको किस किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे प्लेटफॉर्म पर एनरोल नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी कोर्स को जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो। उसके लिए आप लोग बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चैप्टर 14 क्लाइमेट को पार्ट 2 के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस या टेम्परेचर का महत्व क्या है। देखिए, टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड दस डिसाइड्स द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। अगर आपको पिछले चैप्टर से एक टर्म या एक कंसेप्ट याद है, दैट इज ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी टेम्परेचर पर एयर कितना एक्चुअल वाटर वेपर होल्ड कर रही है डिवाइडेड बाय वो कितना मैक्सिमम वाटर वेपर जो है होल्ड कर सकती है। इस रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है। टेम्परेचर से इसका लेना देना ये है कि ये जो मैक्सिमम वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी है एयर की, वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एयर की बढ़ जाएगी, है ना। और सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये कम हो जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है, और मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर को भी ये डिसाइड करता है इसी तरीके से। साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को भी डिसाइड करता है। इवेपोरेशन मतलब क्या होता है कि पानी का भाप बनना, है ना। अब मैं इसको सिंपल आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, जो कॉमन डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या आप लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग कपड़े धोते हैं, है ना, कपड़े धोते हैं, क्लोथ्स धोते हैं, उनको सुखाते हैं। कैसे सुखाते हैं? उनको आप बाहर कहीं पर रस्सी पे या कहीं स्टैंड वगैरह पे डालते हैं। अब होता क्या है, कपड़े सूखते कैसे हैं ये समझिए। कपड़े सूखते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस से। इवेपोरेशन कैसे होता है कि उस कपड़ों में जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में भाप बन के उड़ जाता है। कभी कभी अगर आप उसको बहुत गौर से देखें तो आपको ये चीज़ दिखाई भी देती है, कपड़ों में से पानी जब भाप बन के उड़ रहा होता है। तो अब आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जब गर्मी का दिन होता है ना, जिस दिन गर्मी का दिन होता है, जिस समय ड्राई तरीके का वेदर है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस समय इवेपोरेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। यानी कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं हमारे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जब सर्दियों का मौसम होता है, या जिस समय आप कहिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, सूरज बहुत तेज़ नहीं निकला हुआ है, तो उस समय आप देखेंगे कि कपड़े सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 4-5 घंटे या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है
कि कपड़ों में पानी तो बराबर ही है ना, कपड़ों में पानी तो बराबर ही है। अब एक कपड़े को आप गर्मी में ही धो रहे हैं और उसी कपड़े को अगर आप सर्दी में भी धो रहे हैं तो सूखने में उसमें टाइम दोनों में अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन का रेट है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सिमिलरली कंडेंसेशन का जो रेट है वो भी निर्भर करता है, और इसीलिए ये डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर को गवर्न करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रेगुलरली होती है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर इट अफेक्ट्स द नेचर। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर। वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। जो पहला पॉइंट है वही यहाँ पर इसने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये क्या करता है, नेचर एंड टाइप्स ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन को भी इफेक्ट डालता है। क्या चीज़? टेम्परेचर, और या फिर आप कहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वो आई होप टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस आप समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस पर असर डाल रहे हैं या इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इक्वेटर से पोल जाना है ना। इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ को जा रहे हैं या पोल्स से इक्वेटर की तरफ को जा रहे हैं तो दैट इज योर लैटिट्यूडिनल मूवमेंट। ठीक है, वो मूवमेंट कैसा हो रहा है? लैटिट्यूड में हो रहा है। अब इसने यहां पर क्या लिखा है कि एज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 1 ड्यू टू द अर्थ्स इंक्लिनेशन। अर्थ्स इंक्लिनेशन मतलब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सेस पर ऐसे नहीं है। कैसे है? वो कुछ ऐसे है लगभग, है ना। मतलब अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो दिस एंगल इज नथिंग बट योर 23.5 डिग्री, ये आपको पता है ना। तो अर्थ के इंक्लिनेशन होने की वजह से आपको ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि जो मिड डे सन है इज ऑलमोस्ट ओवरहेड विद इन द ट्रॉपिक्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी हम बात कर रहे थे जहां पर सनशाइन वगैरह की, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करता है। या आप कहिए कि अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो इस प्रकार से है, जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो वो उसमें जो सन है वो ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की हम बात कर लें तो वहां पर कभी भी सन ओवरहेड नहीं होगा साल भर में कभी भी, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे भी बात कर लें तो भी वहां पर सन कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। तो यही बात इसने लिखी है कि बट द सन्स रेज रीच द अर्थ एट एन एंगल आउटसाइड ऑफ ट्रॉपिक्स। यानी कि ट्रॉपिक के बाहर का जो रीजन है, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की बात करें नॉर्थ पोल तक, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे की बात करें साउथ पोल तक, वहां पर जो सन्स की रेज है वो कैसे एक एंगल पर पहुंचती है, वो डायरेक्टली ओवरहेड नहीं पहुंचती है। टेम्परेचर दस डिमिनिशेस फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू द पोल्स। और इसी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा है और पोल्स में पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। अब यही चीज इसने नीचे फिगर में भी इलस्ट्रेट की है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें टू बैंड्स ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू टू डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ सरफेस ये दिखाया गया है। एक है बैंड R1 यानी कि ये नीचे वाला बैंड है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि जो रेज है वो वर्टिकली ओवर द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड जो है वो फॉल कर रही है सरफेस ई के ऊपर। दिस इज योर सरफेस ई। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर से यहां पर दिखाता हूं। दिस इज योर सरफेस ई, ये है सरफेस ई आपका, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है, देखिए जो बैंड R2 है, जो R2 बैंड है वो फॉल कर रहा है किसके ऊपर? दैट फॉल्स ऑब्लिकली ओवर द टेम्परेट लैटिट्यूड ऑन सरफेस टी। ये देखिए दिस इज योर R2। मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं यहां पर भी, इसको आप देखिएगा, दिस इज योर R2। ये R2 है आपका, ठीक है ना। R2 आपको यहां पर दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा कलर्ड में मैंने यहां पर दिखा दिया। अब इसमें आप एक चीज अगर गौर कर पा रहे हैं तो बड़े ही ध्यान से समझ पाएंगे आप कि R1 जो है वो यहां पर डायरेक्टली पड़ रही है और जो ये R2 है ये यहां पर एंगल पे पड़ रही है ना। अब इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, वो यहां पर लिखा गया है। फिर मैं आपको पहले ये पढ़ के आप समझ जाएंगे वैसे, उसके बाद मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, या जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी करके देख सकते हैं। मैंने ये पहले एनसीईआरटी पढ़ते वक्त भी बताया था, मैं यहां पर इसको फिर से बताऊंगा। अब इसमें क्या लिखा है कि R1 जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एंड इट्स कंसंट्रेटेड सोलर इंसोलेशन हीट्स अप अ स्मॉलर सरफेस एरिया। मतलब एक तो बात यह है कि यहां पर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर होगा, है ना। ये पूरा का पूरा आपको एटमॉस्फेयर की लेयर दिख रही है, दिस इज योर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको अगर हम इस कलर से दिखाएं तो दिस इज योर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर।
अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जब यहाँ से सन की रेज अंदर आएंगी तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहाँ पर तो सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक। और ये इंक्लाइन होने की वजह से थोड़ा सा जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो सनरेज यहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही कम पहुँचेंगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इस केस में जो पहला वाला केस है, इन द केस ऑफ R1, ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो जो सनरेज होंगी वो एक छोटे एरिया पर कंसंट्रेटेड रहेंगी। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम R2 की बात कर रहे हैं तो R2 के केस में जो रेज आ रही हैं, एक तो वो ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही हैं तो थोड़ा सा वो हल्की हो जाएंगी, और दूसरी बात ये है कि वो एक ऑब्लिक एरिया के ऊपर पड़ रही हैं, एक एंगल के ऊपर एरिया में पड़ रही हैं, तो वो थोड़ा सा बड़े एरिया में फैलेंगी। और बड़े एरिया में फैलने की वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसमें कम बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा हीट वो ट्रांसफर वहाँ पर नहीं कर पाएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीट्स अप अ स्मॉलर सरफेस, इसलिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। और अदर हैंड अगर हम बात करें तो R2 जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड मच ऑफ इट्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लाउड्स, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बीच में क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए हीट उसकी क्लाउड्स भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑब्लिक रे है वो लार्जर एरिया को हीट करती है, इसलिए उसका टेम्परेचर जो है वो कम है। ये तो बात हो गई यहाँ तक, आप आई होप कि आप उसको बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपके मन में डाउट है तो आइए देखते हैं, एक सिंपल सा बेसिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है जिससे आप ये चीज़ को बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए या एक सिंपल पेपर ले लीजिए, चलिए कार्डबोर्ड का भी टेंशन छोड़िए, एक पेपर ले लीजिए या अपनी कॉपी ले लीजिए। आप छोड़िए, कॉपी का पन्ना फाड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेपर क्या है, पेपर ट्री से बनता है ना, पेड़ से बनता है, और पेड़ को बचाना ज़रूरी है, तो पेड़ों को काटना नहीं है, इसलिए पेपर फाड़िएगा मत, ठीक। करेंगे क्या, आपने अपनी कॉपी ऐसे ले ली, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने करना क्या है, एक लेना है, सपोज कर लीजिए टॉर्च। अब आपको लगेगा आज की डेट में टॉर्च कहाँ से लाएं, टॉर्च अब आपके पास नहीं होगी, हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल है, सबके पास मोबाइल ज़रूर होगा, इतना मैं मानता हूँ। तो मोबाइल का जो रोशनी है, जो लाइट है, जो पीछे की फ्लैश लाइट है, उसको चलाया आपने ऐसे, और उसको आपने मान लीजिए, मैं इसको टॉर्च के डायरेक्शन में दिखाऊंगा, क्योंकि मोबाइल तो यहाँ पर बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं टॉर्च के डायरेक्शन में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये टॉर्च है, ये टॉर्च की लाइट है, आपने डायरेक्टली नीचे को करके जलाई है, तो ये ऐसे पड़ेगी, आई होप क्लियर है। और पेपर के ऊपर ये ऐसे पड़ेगी, तो ये इतने एरिया के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नीचे एक सरफेस बनेगा, दैट विल बी अ सर्किल, मतलब आप बिल्कुल उसको ओवरहेड रखेंगे तो यहाँ पर नीचे एक सर्किल बनेगा, मतलब नीचे आपने सीधे पेपर रखा है ना। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ये पेपर है और ये ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो लाइट यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। ये इसका बेसिकली कैसा व्यू है, ये फ्रंट व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैं आपको थोड़ा सा इसको स्लाइड करके दिखा रहा हूँ ताकि आप नीचे देख पाएं कि क्या हो रहा है। अब दूसरे में क्या करना है, ये तो पहला वाला केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ R1। जब R1 रेज डायरेक्ट पड़ रही है तब, तो ये इतने एरिया को जो है क्या कर रही है, लाइट कर रही है, या इतने एरिया में हीटेड कर रही है, तो इतना ही एरिया गर्म होगा, छोटा एरिया है। कंपैरेटिवली आपको दूसरे केस में क्या करना है कि ये पेपर तो ऐसे ही रखना है, टॉर्च को थोड़ा सा डायरेक्शन दे देनी है ऐसे, टॉर्च या मोबाइल जो भी है उसको डायरेक्शन दे देनी है ऐसे, तो लाइट यहाँ पर पड़ेगी। अब इस केस में होगा क्या, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, लाइट आपका मोबाइल टॉर्च ऐसे पड़ रहा है, तो वो रोशनी जो पड़ेगी ना, अब वो ज़्यादा बड़े एरिया में पड़ेगी ऐसे करके, मतलब यहाँ पर तो बेसिकली पूरा स्ट्रेट एक सर्किल बनेगा, क्लियर सर्किल, और यहाँ पर आप इसको अगर देखेंगे तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ इलिप्स। इलिप्स का मतलब कुछ नहीं है, इलिप्स एक इस तरीके का शेप होता है, एक इलोंगेटेड सर्किल आप बोल सकते हैं, ठीक है। एकदम सर्किल नहीं होगा, इलोंगेटेड सर्किल होगा, तो दैट इज एन इलिप्स। अब उसमें आप समझिए कि मोबाइल की रोशनी जो पड़ रही है वो सूरज की रोशनी है, उसको आप ऐसे देखिए, उसकी इंटेंसिटी सेम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे फैली हुई है, यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस को हीट कर रही है, और यहाँ पर वो छोटे डिस्टेंस को या कम डिस्टेंस को, सॉरी कम एरिया को हीट कर रही है, यहाँ पर ज़्यादा एरिया को हीट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एरिया कैसा होगा, लेस एरिया, और यहाँ पर एरिया कैसा होगा, दैट विल बी अ मोर एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट सेम है ना, पहली बात तो ये है। और दूसरा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी पता है कि वो लंबा डिस्टेंस कवर करके आ रही है, मोर डिस्टेंस। वो डिस्टेंस तो मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, और यहाँ पर लेस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ही पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और दूसरा वो ज़्यादा एरिया को भी हीट कर रही है, तो इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा। इस केस में जो राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में जो राइज होगा, दैट विल बी
लेस, और इस केस में जो टेम्परेचर में राइज होगा वो होगा मोर। क्यों? क्योंकि उसके दो कारण है। पहला कारण तो वो लेस डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और दूसरा वो एक छोटे एरिया को, लेस एरिया को हीट कर रही है, इसलिए भी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर राइज विल बी मोर। आई होप बिल्कुल क्लियर है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी तो दे पाना बहुत मुश्किल है ना। जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती है वो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूर से आप इन चीज़ों को, आई होप कि आप लोग अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो अपने फीडबैक्स वगैरह जो है वो ज़रूर देते रहिएगा कि इस तरीके की चीज़ों से आपको समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है। तो ये हमने समझ लिया लैटिट्यूड का इफेक्ट, है ना। लैटिट्यूड का मतलब आपको मैंने बता दिया, लैटिट्यूड का इफेक्ट भी आपको समझा दिया। अब अगला जो फैक्टर है दैट इज़ योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब ये देखिए क्या है कि सिंस द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय कंडक्शन फ्रॉम द अर्थ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर कंडक्शन से, मतलब अर्थ के द्वारा जो कंडक्शन हो रही है वहां से कैसे हीटेड होता है। तो इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट प्लेसेस नियरर टू द सरफेस, अर्थ सरफेस आर वार्मर देन दोज हायर अप। ऑब्वियस सी बात है कि नीचे से अगर एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है तो जो प्लेस, जो जगह अर्थ के जितने नज़दीक होगी, एटमॉस्फेयर की जो एयर, या आप कहिए कि एटमॉस्फेयर का जो पोर्शन या जो लेयर है वो अर्थ के जितने नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि नीचे से गर्मी हो रही है। एग्जाम्पल फिर से इसका आप डेली लाइफ से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पतीला है, कोई बर्तन है जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, आपने उसको बर्नर के ऊपर रखा है, गैस स्टोव के ऊपर रखा है। अब नीचे से जब गैस स्टोव में आग जल रही है तो पानी को आप देखेंगे वो पूरा का पूरा पानी स्टार्टिंग में एक साथ गर्म नहीं होगा। ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा सा ठंडा होगा और नीचे जैसे ही उसमें आप जाएंगे तो वो ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो बर्नर के उतने ही पास है। तो सिमिलर यहां पर भी हो रहा है कि नीचे से अर्थ उसको गर्मी दे रही है कंडक्शन के थ्रू, तो जो लेयर ऑफ एयर या जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ के जितने पास होगी, जितने नजदीक होगी, वो ज्यादा हीटेड हो जाएगी और ऊपर वाली थोड़ा सा कम होगी। दस टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट अबव द सी लेवल। इसीलिए होता क्या है कि जब अगर हम समुद्र लेवल से ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं, अब ऊपर की तरफ को बढ़ने का मतलब क्या है कि हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब जमीन से आसमान की तरफ को अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऊपर को जैसे जैसे जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। दिस रेट ऑफ डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि किसका रेट ऑफ डिक्रीज है? ये टेम्परेचर का, है ना। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, इसी को बोला जाता है लैप्स रेट। ये लैप्स रेट जो है ये कांस्टेंट नहीं है। आई होप पहली बात तो लैप्स रेट आप समझ गए क्या है कि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर को जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर का जो रेट है, टेम्परेचर मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि जो लैप्स रेट होता है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन वेरी करता है। लेकिन अब इतनी सारी वेरिएशन अगर हम लेंगे तो फिर तो चीज़ों को मतलब पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इसको ये रेकन कर सकते हैं या ये एज्यूम कर सकते हैं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉल होता है विद एन एसेंट ऑफ 300 फीट, यानी कि जब हम ज़मीन की सतह से 300 फुट की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो टेम्परेचर हमारे जो डिफरेंस है, या जो आप कहें कि सतह पर अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो 300 फीट ऊपर जाने पर टेम्परेचर हमारा 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। या फिर इसको अगर हम सेल्सियस और मीटर में बात करें तो 100 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ये यहाँ पर लिखा गया है। मतलब ऊपर को जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, दिस इज द लैप्स रेट। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि इट इज यूजुअली मोर इन समर देन इन विंटर, यानी कि समर में जो लैप्स रेट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट इन विंटर। लैप्स रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमें 1 डिग्री का ही अगर टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि लैप्स रेट हमारा बढ़ गया। यानी कि टेम्परेट लैटिट्यूड में अगर हम समर की बात करते हैं तो एसेंट ऑफ ओनली 280 फीट विल कॉज द टेम्परेचर टू ड्रॉप बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और विंटर में हमें 400 फीट तक ऊपर जाना पड़ेगा तब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर देखने को मिलेगा। तो इसमें ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि लैप्स रेट जो है यूजुअली मोर इन समर होता है और देन इन विंटर। अब समर में ज्यादा होने का लैप्स रेट मतलब क्या है आप समझ गए होंगे कि हमें 1 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप लेने के लिए या 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होने के लिए हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट मीन्स द लैप्स रेट इज मोर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद
क्योंकि देखिए लैप्स रेट अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझाऊंगा तो आई होप कि कुछ लोगों के समझ में आएगा या कुछ लोगों के नहीं भी आ सकता है। लैप्स रेट को अगर मैं समझाऊं मैथमेटिकली तो दिस इज नथिंग बट dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स की जगह डी एच कर लेते हैं। h स्टैंड्स फॉर हाइट, dt स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर डिफरेंस। जिनको मैथमेटिक्स आती है वो तो समझ जाएंगे, पर जिनको नहीं आएगी उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब dt क्या है, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। हम बात कर रहे हैं लैप्स रेट में कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दिस विल बी ऑलवेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो कांस्टेंट हो गया है ना। अब लैप्स रेट, इसका मतलब क्या है कि लैप्स रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी एच। मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ या हाइट का डिफरेंस होने के साथ साथ लैप्स रेट हमारा क्या होगा, जितनी ज्यादा डीएच होगा, जितना हाइट में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना लैप्स रेट कम होगा। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि लैप्स रेट ग्रेटर है, लैप्स रेट ग्रेटर है, हमने क्या लिखा है कि इट इज यूजुअली मोर। तो मोर लैप्स रेट होने का मतलब क्या है कि हमें कम डीएच कवर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा डीएच लैप्स रेट ज्यादा होगा उतना डीएच कम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, क्योंकि 1 में है तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए लैप्स रेट जो है वो ग्रेटर होने का मतलब यह है कि हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी या कम हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर डिफरेंस पाने के लिए। तो वही यहां पर लिखा है कि समर में ज्यादा है, विंटर में कम है। समर में ज्यादा होने का मतलब क्या है कि समर में हमें कम हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी और विंटर में हमें ज्यादा हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी। यही चीज यहां पर लिखी है। सिमिलरली लैप्स रेट जो है वो टाइम के हिसाब से भी चेंज होता है। मतलब दिन में ज्यादा है, नाइट में कम है। तो दिन में ज्यादा है मतलब दिन में हमें कम डिस्टेंस, कम हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी और रात में ज्यादा हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी, तब हमें सेम टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। अगला ये लिखा है कि एलिवेटेड हाईलैंड्स पर ज्यादा है और लेवल प्लेन्स पर कम है। तो एलिवेटेड हाईलैंड्स पर ज्यादा है मतलब कि एलिवेटेड हाईलैंड्स में हमें कम डिस्टेंस हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी और लेवल प्लेन्स पे हमें ज्यादा हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी, तब जाके हमें क्या होगा, सेम टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मिलेगा। यानी कि हमारा लैप्स रेट जो है वो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेटर लेस कैसे है, मोर का मतलब क्या है, लैप्स रेट, वो मैंने आपको सब समझा दिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में जहां पर सी लेवल टेम्परेचर यानी कि समुद्र तल का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, अ टाउन दैट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 4500 फीट, जिसको इस फिगर में एक्स से दिखाया गया है, वहां पर मीन टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सी लेवल है तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आई होप कि 450 का मतलब है ये कहीं यहां पर दिखाना चाह रहे थे एक्स, लेकिन मुझे तो इस पर कहीं एक्स दिख नहीं रहा, तो यहां पर मैं एक्स लिख देता हूं, है ना। तो एक्स मतलब यहां पर, यानी कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारा लैप्स रेट क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा ऊपर को जाएगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसने फिगर में एक चीज और भी दिखाई है, दैट इज रेरिफिकेशन ऑफ द एयर। रेरिफिकेशन मतलब नीचे मैंने आपको बताया कि एयर बहुत ज्यादा क्या होती है, डेंस होती है। सबसे यहाँ पर डेंस है, देखिए, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रेयर है, फिर यहाँ पर और ऊपर जितने जाते जाएंगे वो एयर उतनी ही ज्यादा रेयर होती जाएगी। रेयर होने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो आई होप चीजें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। मैं बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको चीजें जो है रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चीजों को एक बार समझ जाइए तो बाद में आपको ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो, मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का मुझे फीडबैक मिला है कि पहले उनको ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था या समझ में नहीं आती थी या डर लगता था, लेकिन जब से उन्होंने हमारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमारे कोर्सेज फॉलो करे हैं, तो ज्योग्राफी उनका वन ऑफ देयर फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो अब बन गया है और काफ़ी इंटरेस्ट लेके वो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए है बहुत इंटरेस्टिंग। ये मैं आपको पहले दिन से जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था पिछले साल, लास्ट ईयर भी, तो मैंने तब भी बताया था कि चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप ढंग से पढ़ें या आपको कोई ढंग से पढ़ाए तो इस सब्जेक्ट में रटने जैसा चीज़ें नहीं है ना। खासकर जो ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात वही है कि सही से पढ़ने वाला, सही से पढ़ाने वाला अगर हो तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप हर चीज़ रटते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती है ना। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो रटना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं या कुछ और एडिशनल इसमें करने की ज़रूरत है, कुछ और फीडबैक्स वगैरह अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर हमें दीजिएगा, तो हम उन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तीसरा फैक्टर की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या है? उससे पहले हमने पिछले पार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, एक पार्ट जानी थी कि लैंड सर्फेसेस आर हीटेड मोर क्विकली देन वाटर सर्फेस। ये मैंने आपको बताया था कि ज़मीन जो है
वो वाटर के मुकाबले क्या होती है, जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वाटर सरफेस में क्या होता है, पानी की जो सतह है या जो वाटर बॉडी है उसको गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब उसके पीछे भी यहाँ पर एक इसने रीज़न और दिया है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा है। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये फिर प्रॉब्लम। स्पेसिफिक हीट कुछ नहीं है। स्पेसिफिक हीट की अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक है। पानी में अगर हम 1 लीटर कहें या पानी में हम 1 किलो कहें, वो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी या 1 kg पर 1000। वाटर की जो डेंसिटी है आप सब लोगों को पता होगी, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही होती है। तो इसके केस में आप चाहे 1 लीटर कहें या 1 kg कहें, बात एक है, सही है। तो इसलिए इसमें एक चीज ये है, मतलब ये जो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं वो क्या होती है, वो ये होती है कि हमें 1 किलो पानी अगर है उसको गर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। आई होप समझ पाए आप। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से यहां पर बताते हैं। सपोज कर लीजिए 1 kg का कोई सब्सटेंस है, पानी को छोड़ दीजिए, चलिए 1 kg का कोई सब्सटेंस है, टेम्परेचर है इसका सपोज कर लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 26 डिग्री सेल्सियस तक। सिर्फ 1 डिग्री का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे तभी बढ़ेगा, है ना। बर्नर से हमने इसको हीट करा, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी कि इसका टेम्परेचर जो है, इस मास का, सब्सटेंस का मास है 1 किलो और टेम्परेचर इसका बढ़ जाए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, जितना भी है, मतलब 25 है तो 26 है हो जाए, 26 है तो 27 हो जाए। ये होती है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाय यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या लिखा है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मतलब अगर 1 किलो पानी है और 1 किलो जमीन है, ठीक है, 1 किलो पानी है, 1 किलो जमीन है, तो पानी को गर्म करने में हमें ज्यादा हीट लगेगी और लैंड को हीट करने में कम हीट लगेगी, इसीलिए लैंड जो है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। तो यहां पर इसलिए लिखा गया है कि इट रिक्वायर्स ओनली 1/3 एज मच एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लैंड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एज इट डज फॉर एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि अगर वाटर की और लैंड की वॉल्यूम अगर सेम है, वॉल्यूम सेम है या मास सेम है, जो भी है वो एक ही चीज मान के चलिए आप, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, मतलब बराबर है, पानी भी उतना ही है, जमीन भी उतनी ही है, और दोनों को अगर हम गर्म कर रहे हैं और दोनों का टेम्परेचर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो उस केस में जितना हमें लैंड के लिए लगेगा, मतलब जितना हमें वाटर को गर्म करने के लिए लगेगा, उससे 1/3 में ही लैंड गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें 3 गुना हीट देनी पड़ेगी, जितने में लैंड गर्म हो जाएगी। आई होप क्लियर है। तो दिस अकाउंट्स फॉर दी वार्मर समर्स, colder winters and greater range of temperature in the continental interiors as compared with the maritime districts। इसका मतलब क्या है कि लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है, वाटर देर में गर्म होता है, ठंडा भी देर में होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा कॉन्टिनेंटल इंटीरियर है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर मतलब ऐसे इलाके या ऐसी जगह, ऐसी प्लेसेस जो पानी के इलाकों से या कोस्टल एरिया से बहुत दूर है, वहां पर क्या होगा कि गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इसलिए वहां पर समर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, सर्दी पड़ेगी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो यानी कि गर्मियों में उतनी ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में उतनी ज़्यादा सर्दी, और इसीलिए टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। कंपैरेटिवली जो कोस्टल एरियाज होंगे, पानी के पास वाले इलाके होंगे, वहां पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, और जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी लगभग आप कह सकते हैं बहुत चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को पता होगा, अगर आप में से कोई लोग नॉर्थ इंडिया में, मान लीजिए दिल्ली है, यूपी का एरिया है, एमपी का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है, यहाँ पर अगर रहते हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि आपके यहाँ गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है और सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 या उससे ऊपर जा सकता है,
या सर्दियों में हम बात करें तो वो 10 डिग्री या उससे कम आ सकता है। तो आप टेम्परेचर डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। वहीं कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि कोई अगर हमारा भाई बंधु या कोई स्टूडेंट हमारा अगर उड़ीसा में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, मुंबई में रहता है, केरला में रहता है, तो उसको पता होगा कि उसके वहां अगर गर्मी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35-38 जा रहा है, तो सर्दियों में भी आप कह सकते हैं वो 25 से नीचे नहीं जाएगा। तो यानी कि जो रेंज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। यही चीज इसने लिखी है और यहाँ पर फिगर में भी दिखाई है कि ये वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के पास में आप देखिए समर में टेम्परेचर जा रहा है 62 डिग्री फ़ारेनहाइट, विंटर में जा रहा है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो रेंज है सिर्फ 14 डिग्री फ़ारेनहाइट की। कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में आप आ जाइए तो वहां पर समर में 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, विंटर में बहुत कम है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेंज इसलिए बहुत ज़्यादा है अराउंड 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट क्या है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो जगह, जो प्लेस पानी के, वाटर बॉडी के, ओशियन के जितने पास होगी वहां पर टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, मतलब सर्दियों का टेम्परेचर, गर्मियों का टेम्परेचर, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर बना रहेगा। और कॉन्टिनेंटल इंटीरियर जहां पर होगा वहां पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो जो टेम्परेचर की रेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद जो अगला फैक्टर है दैट इज योर ओशियन करंट्स एंड विंड्स। अब इसकी बात करेंगे। ओशियन करंट्स के बारे में हम लोग, जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हमने डिटेल में सारे के सारे ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ 2-4 ओशन करंट्स के नाम दिए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर बार बार इसका फिगर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पीछे मैंने, मतलब जो पिछला हमारा पार्ट 1 था इस बुक का, वहाँ पर एक पूरा चैप्टर था ओशन करंट्स को लेकर, और वहाँ पर मैंने आपको अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सारे के सारों का जो बिल्कुल बहुत अच्छे से डायग्राम बना के आपको चीज़ें समझाई हैं। तो अब तक आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको करिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि बोथ ओशन करंट्स और विंड जो है वो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं बाय ट्रांसपोर्टिंग देयर हीट और कोल्डनेस इनटू एडजेसेंट रीजन्स। मतलब अगर ओशन करंट है तो ओशन करंट में आपको पता है कि हॉट करंट्स या फिर वार्म करंट्स होते हैं और कोल्ड करंट्स भी होते हैं। तो अगर कोई वार्म करंट होगा तो वो अपनी हीट ट्रांसपोर्ट करेगा, कोई कोल्ड करंट है वो क्या करेगा, अपनी कोल्डनेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जैसे ओशियन करंट्स हैं गल्फ स्ट्रीम या फिर जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अभी गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। नॉर्थ अमेरिका का जो कैरेबियन वाला पोर्शन है, कैरेबियन वाले पोर्शन में आप इसको देखिएगा, है ना, सेंट्रल अमेरिका कैरेबियन वाला पोर्शन देखिएगा, अटलांटिक ओशन में आपको ये करंट्स दिख जाएंगे। दैट इज योर गल्फ स्ट्रीम भी दिखेगा आपको, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी वहां पर दिखेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को, वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि वार्म करंट है ये दोनों के दोनों। देखिएगा आप गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दोनों गर्म करंट है। तो उसकी वजह से जो वहां के पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स मतलब जो तटीय इलाके हैं, वो आइस फ्री रहते हैं। आइस फ्री मतलब अब गर्म करंट है तो आइस तो होगी नहीं, वहां पर नहीं जम सकती है ना, तो आइस फ्री रहेंगे। अब सिमिलरली अगर आप सेम लैटिट्यूड पर, सेम लैटिट्यूड मतलब एक ही लाइन पर अगर आप जाके देखेंगे तो लेब्राडोर करंट होता है। लेब्राडोर करंट अगर आप देखेंगे तो ये ईपर से आता है, मतलब पोल्स की तरफ से आता है, लगभग वहीं पर आपको दिखेगा जहां पर गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। बस अंतर यह है कि इट इज अ कोल्ड करंट, और ये नॉर्थ ईस्ट कनाडा को क्या करता है, क्योंकि कोल्ड करंट है तो ये वहां पर बहुत ज्यादा समय तक के लिए फ्रीज बनाए रखता है, मतलब उसको बहुत सारे समय तक क्या करे रखता है, जमा के रखता है। अब कोल्ड करंट जो है वो समर टेम्परेचर को कम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है समर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोल्ड करंट उसको कम करेगा। पर्टिकुलरली व्हेन दे आर कैरीड लैंडवर्ड्स बाय द ऑनशोर विंड्स, जो ऑनशोर विंड्स हैं वो उसको लैंडवर्ड कैरी करेंगी, तो समर के टेम्परेचर को भी ये कोल्ड करंट्स क्या करेगा, कम करेगा। ऑन द अदर हैंड जो ऑनशोर वेस्टर्लीज होंगी दे कन्वे मच ट्रॉपिकल वार्म एयर टू द टेम्परेट कोस्ट स्पेशली इन विंटर, है ना। जो ऑनशोर वेस्टर्लीज होंगी वो ट्रॉपिकल वार्म एयर को टेम्परेट कोस्ट की तरफ को ले जाएंगी स्पेशली विंटर में, और जो वेस्टर्लीज जैसे कि जो ब्रिटेन में या नॉर्वे की तरफ को आ रही हैं वो कूल विंड्स होंगी समर में और वार्म विंड्स होती हैं विंटर में। तो वहां पर उससे क्या है कि अब सर्दियों में ऑब्वियसली बात है, अगर मतलब ये सर्दियों में अगर वार्म विंड्स आ रही है, गर्मियों में अगर कोल्ड विंड्स आ रही है तो उससे फायदा होगा, और उससे फायदा क्या होगा कि क्लाइमेट जो है वो काफी ज्यादा मॉडरेट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोकल विंड्स के नाम दिए हैं, इनके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे फोहन है, चिनूक है, सिरोको, मिस्ट्रल, ये भी कुछ टेम्परेचर में चेंजेस इस तरीके से लाते हैं। तो ये इफेक्ट भी आई होप आपको समझ में आ गया ओशन करंट एंड विंड्स का। अब इसके बाद जो अगला यहाँ पर
फैक्टर दिया है, दैट इज स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट। ये क्या है देखिए, अ स्टीप स्लोप एक्सपीरियंसेस अ मोर रैपिड चेंज इन टेम्परेचर देन अ जेंटल वन। मतलब कि जो स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को स्टीप स्लोप भी नहीं पता होता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता होता अच्छी बात है, हम बताएंगे आपको। ये जमीन है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। अब इसके ऊपर हम दो तरीके के स्लोप बनाते हैं, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। आई होप समझ में आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा स्टीप है, ये वाला थोड़ा सा कम स्टीप है। अब दोनों में अगर मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ रही है, सपोज कर लीजिए मैं यहां पर फिलहाल सूरज बनाता हूं, फिर मैं उसको मिटा दूंगा, है ना, क्योंकि अदरवाइज लिखा हुआ चीज छुप जाएगी। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर पड़ रही है ना, दिस इज योर सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर लगभग ये पड़ रही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब वही जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया था कि पेपर के ऊपर आप टॉर्च को डायरेक्टली सीधे करके नीचे रखेंगे, तो ये वही वाली चीज है। और यहां से अगर सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तो ये थोड़ा सा कैसे पड़ रही है, एक एंगल पर आ रही है। देखिए आप यहां पर 90 डिग्री आपको नहीं दिखेगा, दिस इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ एंगल, थोड़ा सा यहां पर एंगल बन रहा है ना, ये एंगल सा बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि वही बात होगी कि जब यहां पर अगर एरिया छोटा होगा, यहां पर एरिया थोड़ा सा ज्यादा होगा, छोटा एरिया होगा तो वहां पर जल्दी गर्मी हो जाएगी, है ना, और उसके बाद फिर वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। मतलब वहां पर टेम्परेचर का जो चेंज है वो रैपिड रहेगा देन द जेंटल वन। तो बेसिकली ये वाला जो स्लोप मैंने बनाया है, दिस इज योर स्टीप स्लोप, और ये वाला जो स्लोप है, दिस इज योर जेंटल स्लोप। ये चीज आप यहां से समझ जाइएगा। अब माउंटेन रेंजेस जिनकी ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट है, जैसे कि एल्प्स माउंटेन, शो अ हायर टेम्परेचर ऑन द साउथ फेसिंग सनी स्लोप देन द नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप। अब ये क्या बवाल है, ये बवाल नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। देखिए समझाएंगे आपको सारी चीजें। ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट, ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट जैसे कि एल्प्स माउंटेन, मैं आपको चलिए इसको मैप में दिखाता हूं, वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि एल्प्स माउंटेन कहां पर है, और वहां पर मैं बताता हूं कि ये चीज क्या हो रही है। देखिए इस मैप में आपको कुछ जगहों के नाम दिख रहे हैं, दिस इज फ्रांस, दिस इज इटली, दिस इज ऑस्ट्रिया। अगर आप मैप में जाके देखेंगे तो यहां पर आपको कहीं पर दिखाई देगा दिस इज योर एल्प्स। ठीक है, ये आपके एल्प्स माउंटेन है। और ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, अगर आप ऐसे मैप को देख रहे हैं तो आपको पता है कि दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, और ये लाइन मैंने आपको ये मैप पहले दिखाया हुआ है, तो दिस इज योर इक्वेटर, ये आपको पता है। अब ये इक्वेटर है, इंडिया से आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप मान लीजिए कहीं पर लगभग यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा वैसे इससे ऊपर है, लेकिन लगभग आप मान लीजिए कि यहीं पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है, जो सन की रोशनी है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर तो डायरेक्ट नहीं जाएगी। मतलब एल्प्स माउंटेन जिसका ओरिएंटेशन कैसा है, ईस्ट वेस्ट, पहली बात तो आप ओरिएंटेशन समझ गए। अगर कोई माउंटेन इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी योर नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन। लेकिन यहां पर ये है जो दैट इज योर ईस्ट वेस्ट। आई होप समझ गए आप, एल्प्स का कैसा है, ईस्ट वेस्ट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सन डायरेक्टली तो जाना नहीं, यानी कि सन की अगर हम मैक्सिमम पोजीशन भी ले लें तो यहीं पर होगा, इससे ऊपर तो सन जाएगा नहीं। यानी कि यहां पर सन बेस्ट टू बेस्ट कंडीशन में भी इतना ही एंगल बना सकता है मिनिमम। अगर नीचे सन चला गया तो एंगल और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे बढ़िया पोजीशन भी हम सन की ले लें तो वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उससे ऊपर सन जा नहीं सकता, तो तब भी इतना एंगल तो यहां पर बन रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसको सीधे समझाता हूं। अब ये आपके एल्प्स माउंटेन है, ठीक है, यहां पर मतलब आप ऊपर क्यों बना दिया, अब ये भी डाउट हो सकता है किसी को, तो क्या करें, चलिए बनाते हैं। ठीक है, एल्प्स माउंटेन यही है, मैं आपको वो बात समझा रहा हूं कि साउथ वाला फेस में कैसे होगा। देखिए ये एल्प्स माउंटेन है, मान लीजिए यहां से सन पड़ रहा है, तो इसकी ये वाली साइड नॉर्थ होगी, ये वाली साइड साउथ होगी। मतलब ये बेसिकली है क्या, ये पहाड़ है, ठीक है, एल्प्स माउंटेन आप मान लीजिए ऐसे करके पहाड़ है, तो पहाड़ में एक पीछे का हिस्सा होगा, एक आगे का हिस्सा होगा, है ना। तो ये साउथ फेसिंग जो स्लोप है वहां पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य नीचे से ही आना है ना, पीछे की तरफ तो सूर्य आ नहीं सकता, यानी कि पीछे की साइड कैसी हो जाएगी, दैट विल बी योर शेडी साइड, है ना, शेडी साइड, या उसको हम शेल्टर्ड साइड भी बोलते हैं, शेल्टर्ड साइड। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, मैंने आपको मैप से समझा दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसकी बेस्ट पोजीशन हो सकती है सबसे पास, लेकिन फिर भी एंगल बन रहा है, और साउथ के जो साइड होगी वहीं से उस पर रोशनी पड़ेगी सूरज की,
और जो इसकी पीछे की साइड होगी, जो नॉर्दर्न साइड है, वहां पर रोशनी नहीं पड़ेगी, तो उसको हम शेडी साइड या फिर शेल्टर्ड साइड बोल सकते हैं। अब इसमें आप कंसेप्ट है, देखिए ये कंसेप्ट है। अब जैसे ही आप नीचे को आएंगे, मतलब आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे के अगर कोई एरियाज देखेंगे तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, वहां पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि ये साउथ है ना, मतलब उसके लिए ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। साउथ और नॉर्थ तो सेम ही रहेंगे ना, साउथ और नॉर्थ चेंज थोड़ी होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर अगर सन है तो इस तरफ से, यानी कि उसके जो नॉर्थ साइड है, जो उस पहाड़ी के नॉर्थ साइड है, वहां पर क्या होगा, वहां पर उसके नॉर्थ साइड में अब सूरज की रोशनी आएगी और उसका जो साउथ साइड है दैट विल बी और शेडी साइड। मतलब यही अंतर है, कंसेप्ट समझने की बात है। बस अगर कंसेप्ट आप समझ गए तो आप इन चीजों को कर लेंगे। अगर कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई होप इसको आप समझ गए। अब वहां पर जो लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है ना। अब देखिए, अब इस लाइन को दोबारा पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। माउंटेन रेंजेस जिनकी ईस्ट टू वेस्ट अलाइनमेंट है, जैसे कि एल्प्स, मैंने एल्प्स दिखा दिया आपको, फ्रांस के पास है ना, वहां पर बना है मैंने। शो अ हायर टेम्परेचर ऑन द साउथ फेसिंग सनी स्लोप। साउथ फेसिंग जो सनी स्लोप है वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा देन द नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप। मैंने आपको बता दिया कि साउथ से ही उसमें सन पड़ेगा, तो साउथ की तरफ में क्या होगी, रोशनी ज्यादा आएगी और नॉर्थ की तरफ से नहीं आएगी। अ ग्रेटर इंसोलेशन ऑफ द सदर्न स्लोप इज बेटर सूटेड फॉर वाइन कल्टिवेशन एंड हैज मोर फ्लरिशिंग वेजिटेटिव कवर। वाइन मतलब जो बेल वगैरह होती है वो यहाँ पर उगाई जा सकती है ना, और यहाँ पर वेजिटेटिव कवर भी जो है वो अच्छा खासा है। कहाँ पर, सदर्न स्लोप में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेशन उगाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको धूप तो चाहिए। अगर धूप ही नहीं पड़ेगी तो फिर वेजिटेशन कैसे होगी, है ना। जो पीछे की साइड है वहाँ पर तो धूप आनी नहीं है, तो इसलिए वेजिटेटिव कवर भी यहाँ पर अच्छा है। कंसिक्वेंटली इसी साइड में ज़्यादा सेटलमेंट भी है एंड इट इज़ बेटर यूटिलाइज देन द शेडी स्लोप। जो शेडी स्लोप है वो बेटर यूटिलाइज नहीं है। जो आपका सनी स्लोप है, जो साउथर्न साइड का स्लोप है, वो ज़्यादा क्या है, बेटर यूटिलाइज्ड है। अब इसको तो ये केवल एल्प्स का एक केस दिया हुआ है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ साउथ वो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया वहाँ पर। अब हिली एरियाज में अ हॉट डे इज फॉलोड बाय अ काम क्लाउडलेस नाइट ड्यूरिंग विच द एयर cools more rapidly over the higher ground may include cold heavy air to flow down the slope and accumulate at the valley bottom pushing the warmer air upwards। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है ये कि हिली एरिया में, यानी कि ये हिली एरिया है, तो हिली एरिया में क्या हो रहा है कि ऊपर दिन में तो गर्मी पड़ेगी क्योंकि मतलब धूप आ रही है, शाम को जब धूप चली जाएगी उसके बाद रात के समय पर काम है, मतलब बहुत तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, ठीक है, लाइट ब्रीज सी है और क्लाउडलेस नाइट है। क्लाउडलेस मतलब वहां पर बादल वगैरह नहीं है, तो जो एयर है वो ऊपर जल्दी कोल होगी और वो नीचे की तरफ को बहनी शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि कोल्ड, कोई भी सब्सटेंस अगर कोल्ड होता है तो आपको पता है कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम प्रिंसिपल जिसके आधार पर आपका जो घर का रेफ्रिजरेटर है वो काम करता है। घर के रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर क्यों दिया जाता है, फ्रीजर ऊपर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां की जो ठंडी हवा होगी वो नीचे जाएगी। वो डबल डोर वाले फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें तो आप कहेंगे कि फिर कहां जा रही है एक दूसरे से, है ना, वो बात नहीं कर रहा हूं। जो नॉर्मल छोटे वाले फ्रिज आते हैं जिनमें एक ही डोर होता है और सबसे ऊपर के कंपार्टमेंट में फ्रीजर होता है जहां पर आप बर्फ वगैरह जमाते हैं और उसके नीचे पूरा फ्रिज होता है जहां पर आप बाकी सामान अपना रखते हैं। तो फ्रीजर ऊपर बनाने का कारण यही है कि हवा ठंडी होगी और वो भारी हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, तो वो नीचे को बैठेगी और नीचे की जो गर्म हवा है, कंपैरेटिवली गर्म है, वो ऊपर की तरफ को जाएगी। तो इससे एक पूरा का पूरा कन्वेक्शनल सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। तो यहां पर भी यही होगा कि ऊपर की हवा ठंडी है तो वो नीचे बैठेगी और नीचे की जो हवा गर्म हो जाएगी वो ऊपर की तरफ को जाएगी, है ना। यही चीज यहां पर लिखी है कि वार्म एयर जो है वो ऊपर को मूव करेगी अपवर्ड्स। द टेम्परेचर मे देन बी लोअर इन द वैली देन हायर अप एज द स्लोप एज शोन इन फिगर 11 मतलब 111। तो नीचे क्या है कि अब ठंडी हवा हो गई और ऊपर गर्म हवा हो गई। पहले हमने क्या पढ़ा था, ध्यान करिए, हमने पढ़ा था कि सी लेवल पर टेम्परेचर हाई होगा और ऊपर को जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर लो होगा। यही तो हमने लैप्स रेट पढ़ा था, जो नॉर्मल लैप्स रेट था वो यही था कि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है। अब यहां पर क्या हो गया है कि नीचे हमारी आ गई है कोल्ड एयर, तो यहां पर टेम्परेचर इज लो और वार्म एयर ऊपर की तरफ को उड़ गई है तो वहां पर टेम्परेचर इज हाई। तो देखिए जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, नीचे टेम्परेचर लो है, ऊपर हाई है। तो ये जो लैप्स रेट है, जो नॉर्मल लैप्स रेट था उसका रिवर्सल यहां पर हो गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन।
टेम्परेचर इन्वर्जन इज नथिंग बट कि जब नीचे टेम्परेचर कम हो और ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए हाइट पर, दैट इज नोन एज योर टेम्परेचर इन्वर्जन। आई होप क्लियर है। इसके बाद जो इसका लास्ट फैक्टर है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज योर नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। वो क्या है देखिए, देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फॉरेस्टेड रीजन एंड एन ओपन ग्राउंड। यानी कि एक फॉरेस्टेड रीजन है, कोई जंगल है जहां पर बहुत सारे पेड़ वगैरह है, और उसके कंपैरिजन में एक ओपन ग्राउंड है, मतलब एक खुला मैदान है जहां पर कोई भी पेड़ नहीं है, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अमेजन के जो जंगल है वहां पर थिक फॉलिएज है, थिक फॉलिएज मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, दे कट्स ऑफ मच ऑफ द इनकमिंग इंसुलेशन एंड इन मेनी प्लेसेस सनलाइट नेवर रीचेस द ग्राउंड। मतलब वो पेड़ वहां पर इतने ज्यादा है कि अगर उनमें से रोशनी आती भी है, अगर कहीं पर पेड़ बहुत ज्यादा नहीं भी है तो रोशनी आती है तो कम आती है, सरफेस पर रोशनी कम पड़ेगी, है ना, सन की हीट कम पड़ेगी। और कहीं कहीं पर तो जो पेड़ हैं वो इतने ज्यादा गहरे हैं, इतने ज्यादा घने हैं कि सन की जो हीट है वो सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती, जो सनलाइट है वो सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इसीलिए इट इज इनफैक्ट कूल इन द जंगल एंड इट्स शेड टेम्परेचर इज अ फ्यू डिग्रीज लोअर देन दैट ऑफ द ओपन स्पेसेस इन करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड। यानी कि अगर आप एक ही लैटिट्यूड पर बात भी कर रहे हैं और दो जगह को आप कंपेयर कर रहे हैं, एक फॉरेस्टेड रीजन है, जंगल है जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, और दूसरा एक ओपन ग्राउंड है, तो आप देखेंगे कि फॉरेस्टेड एरिया का जो टेम्परेचर है वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू द किसका, एज कंपेयर टू योर ओपन ग्राउंड। अब ड्यूरिंग द डे ट्री लूज वाटर बाय इवेपोट्रांसपायरेशन। ट्री जो है अपना वाटर लूज करते हैं, इवेपोरेशन भी उसमें हो रहा है और ट्रांसपायरेशन भी हो रहा है। इवेपोट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब वो अपने पत्तों के थ्रू, है ना, अपने पत्तों के थ्रू क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, दैट इज नोन एज इवेपोट्रांसपायरेशन, सो दैट कि जो एयर अबव है वो ठंडी हो जाए। और उससे क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैरिंग बढ़ेगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी और उससे क्या होगा कि मिस्ट और फॉग जो है वो बन सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मिस्ट और फॉग कैसे बनते हैं। अब दूसरी बात है, ये तो वेजिटेशन की बात हो गई, दूसरी बात है सॉइल को लेकर। जो लाइट सॉइल्स हैं वो मोर हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं देन डार्कर सॉइल्स विच आर बेटर अब्जॉर्बर्स। सिंपल, इसको आप कलर से देखिए, आप दो कलर के कपड़े पहनते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है। व्हाइट कलर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड ब्लैक कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर। तो इसीलिए आपको ये चीज़, आपने बचपन में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि अगर आप कभी भी गर्मियों में बाहर जा रहे हैं तो जनरली डार्क कलर क्लोथ्स, ब्लैक क्लोथ्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। और अगर आप जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में बाहर तो आप लाइटर कलर के क्लोथ्स या वाइट क्लोथ्स पहनिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। तो सेम गोज फॉर द सॉइल्स, वही आपको याद रखना है, जो लाइट कलर की सॉइल है वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगी और डार्कर जो सॉइल है वो ज़्यादा बेटर एब्जॉर्बर रहेगी। तो इस तरीके का जो सॉइल का डिफरेंसेस है मे गिव राइज टू स्लाइट वेरिएशंस इन द टेम्परेचर ऑफ द रीजन। और इस तरीके का जो सॉइल का डिफरेंस है वो उस रीजन के, उस इलाके के टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, स्लाइट वेरिएशन ला सकता है। एक तो बात ये हो गई कलर को लेकर। दूसरी बात यह है कि ड्राई सॉइल्स जैसे कि सैंड्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, वेयर एज वेट सॉइल्स जैसे कि क्ले वो ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन करती है एंड वार्म्स अप और कूल डाउन मोर स्लोली। अब इसको आप कहां से कंपेयर करेंगे या कैसे याद रखेंगे? आप इसको याद रख सकते हैं जो हमने पीछे लैंड और वाटर वाला एग्जांपल बताया था। लैंड हमने देखा कि सूखी है तो वो क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर चेंज को लेकर, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, जल्दी कम हो जाएगा। वहीं जो हमारा पानी है वो गर्म भी देर में होगा और ठंडा भी देर में होगा, इसका मतलब वो टेम्परेचर चेंज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो सिमिलरली जो ड्राई सॉइल्स है उनमें क्या होगा कि उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ड्राई सॉइल जैसे कि सैंड, और आपको पता है कि जो डेजर्ट एरिया है वहां पर इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां पर सैंड होती है, और वो सैंड एक तरीके से पूरी सूखी सैंड है तो वो बहुत जल्दी गर्म होती है और वो रात को उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात को आपने कभी कभी अगर देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो या कहीं पढ़ा हो तो डेजर्ट का टेम्परेचर जो है वो रात को बहुत जल्दी कम होता है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सैंड होती है जो बिल्कुल ड्राई है। और वहीं उसके कंपैरिजन में अगर वेट सॉइल की बात करें, क्ले मतलब जो ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, जो एकदम सूखती नहीं है, वो वार्म अप और कूल डाउन जो है मोर स्लोली, यानी कि वो धीमे धीमे गर्म होगी और धीमे धीमे ही ठंडी भी होगी। तो ये हो गया सारा का सारा टेम्परेचर को लेकर बात, जिसमें हमने इसके सारे जो फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी बात कर ली है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग अब जो है प्रेसिपिटेशन को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल वगैरह की बात करेंगे
और फिर आगे चलेंगे तो प्लेनेटरी विंड्स, प्रेशर बेल्ट्स और हमारी जो और भी साइक्लोन वगैरह की बात है वो इसी चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो अभी थोड़ा सा लंबे वीडियोस ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि वीडियोस ऐसे बने या कंसेप्ट को ऐसे बताया जाए कि आपको इसके बाद ना तो कोई डाउट रहे और ना ही आपको कहीं और कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़े या पढ़ने में अपना समय बर्बाद करना पड़े या परेशान होना पड़े। तो थोड़ा सा अगर लंबे वीडियो बन रहे हैं तो इनको थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेयर कीजिए, क्योंकि अब टॉपिक चल रहा है उसको आधे में नहीं छोड़ सकते, है ना, कि आधे घंटे का वीडियो है तो आधे में छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए टॉपिक कवर जरूर हम कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एज अवर प्रीवियस कन्वेंशन, कि हमारा कन्वेंशन रहता था कि 35 मिनट 30 मिनट का वीडियो हम बनाते थे, लेकिन ये वीडियोस मैं देख रहा हूँ पहले चैप्टर से ही थोड़ा लंबे बन रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, या ये चीज़ ठीक है तो फिर ये भी आप ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि हम या तो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं तो वो भी बताइएगा, फिर कुछ चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसको इतना ही रखेंगे, अगले पार्ट से हम इसमें अब रेनफॉल वगैरह जो है, प्रेसिपिटेशन वगैरह जो है वो बात करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाके आप फुल कोर्स एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो जल्दी मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, ऐड फ्री मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स और क्विजेस भी ऐड करने की वहाँ पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ज़रूर ऐड आप लोगों के लिए फुल कोर्स में कर दें। टेक्निकल क्वेरी अगर आपको कोई भी आती है कोर्स परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में, तो आप हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और अपने जो भी फीडबैक्स आप देना चाहें, जो भी सजेशंस देना चाहें, वो आप हमें यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।